आवाज आई? वॉइस आई थिंक अब आ रही होगी, चेक करें, चेक करें आप लोग, आवाज आ रही होगी अब आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो जी हम लोग यहां पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है गणितम कर, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है आपकी जेई मेन 2021, उसमें जो पेपर 2 है, मैथ्स का पेपर 2, मैथ्स का जो पेपर था उसके डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ हैं। तो शुरू करते हैं जी, ठीक है? चलिए जी, तो इस क्वेश्चन पेपर में देखें, पहला क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स थे कॉस पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकालनी है। आई थिंक ये सभी ने कर लिया होगा भाई। डिस्टेंस जो होती है वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अपन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे a cos a माइनस a cos b होल स्क्वायर माइनस a sin b होल स्क्वायर। कितने लोगों का आंसर आ गया था इसमें भाई बताएं? a cos a cos b होल स्क्वायर माइनस a sin a स्क्वायर साइन स्क्वायर a, सॉरी साइन a माइनस साइन b होल स्क्वायर। फॉर्मूला इसमें सीधा सीधा अप्लाई करना है आपको। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b क्या होता है भाई? 2 sin a, बिल्कुल 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, ठीक है? तो आपका आंसर कितना आया भाई? आर्यन जी सी, बिल्कुल। भाई देखें जरा इसमें a cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है, cos a माइनस cos b sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, और आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? शिवदत्त जी सभी लोगों को लिंक भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है भाई? चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ द स्ट्रेट लाइन, सेकंड क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 माइनस k टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस। जी देखिए भाई, पैरेलल टू y एक्सिस के लिए क्या केस होता है? पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस तो भाई हम उसको पता है, हमको इसके लिए क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होता है भाई? स्लोप उसकी इन्फिनिटी। या फिर हम अगर सिंपल लैंग्वेज में से समझे भाई, ये जो भी लाइन होगी x इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट होगा, तो यानी अगर इसे मैं लिखूं तो x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो सिंपली ax प्लस by प्लस c फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं, इसको a की जगह अल्फा ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो भाई बताइए, अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं तो y का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, तो बेसिकली आपको इसमें y का कोफिशिएंट 0 करना था। y का कोफिशिएंट 0 कर दो भाई। y का कोफिशिएंट कितना है? 4, यहां पर है माइनस का k, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 4 माइनस k, इसको 0 कर दीजिए तो k इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 4। एकदम आसान सवाल था, सभी लोगों ने कर दिया होगा, एकदम आसान सवाल था, सभी लोगों ने कर दिया होगा। आगे बढ़े भाई। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका द ऑर्थो सेंटर, बेटा थर्ड क्वेश्चन है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस xy is equals to 0 and x plus y is equals to 1। xy is equals to 0
एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 जो है उसका मतलब क्या हुआ, आइए जी देखते हैं। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आया x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। यानी बेसिकली दो लाइन जो आपकी हैं, एक लाइन है x एक्सिस, एक लाइन है y एक्सिस, एक लाइन है x एक्सिस, एक लाइन है y एक्सिस। तो ये आपकी एक साइड हो गई। देखिए जी, ट्रायंगल जो भी होगा उसका एक साइड ये हो गई और एक साइड ये, यानी कि ये 90 डिग्री पर तो आएगा ही आएगा। बोलो भाई, जैसा भी ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मुझे दूसरा जो है लाइन उससे मतलब ही नहीं है। हालांकि उसकी अगर इक्वेशन आप देखें तो आपको दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं बनाऊं तो ये पूरा ट्रायंगल जो है इस तरीके से बन जाएगा। ये पूरा ट्रायंगल बेटा आपका ये बन जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई, वो वर्टेक्स जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यानी ओरिजिन। यहां पर कौन सा है, ओरिजिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था। इसके लिए आप लोगों को ये याद रखना है, इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पे होता है, ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पे होता है जहां 90 डिग्री पर एंगल बन रहा हो, राइट एंगल बन रहा हो, और उसके अलावा सरकम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। बोल भाई, समझा, चमका कि नहीं चमका? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Sum of the all possible values of lambda for which the three lines x plus y is equals to 1, lambda x plus 2y is equals to 3, lambda square x plus 4y plus 9 equals to 0। ये तीन लाइंस हैं बेटा, ये तीन लाइन है, और ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन कैसी बोली है इन्होंने, कॉन्करेंट। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो आपको लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, यानी लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका आपको क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है भाई, लैम्डा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी आपको उनका क्या बताना है बेटा, सम बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो थ्री लाइंस हैं, ये जो थ्री लाइंस हैं, ये जो तीन लाइन बन रही हैं, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो भैया इनका कंडीशन आपको क्या होता है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। कौन सा डिटरमिनेंट, तीनों लाइन के कोफिशिएंट्स। यानी कि अगर मैं लाइन की इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखूं, तो यहां पर ए बी सी, हर लाइन का ए बी सी इस डिटरमिनेंट में आ जाए और डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। चलिए भाई जल्दी से कर दीजिए, x प्लस वाई का 1 1 माइनस 1, लैम्डा 2 माइनस 3 और लैम्डा स्क्वायर 4 9। बोल भाई, समझ आया कि नहीं आया? एकदम इजी सवाल है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, अब इसको भाई सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर C1 गोस टू C1 माइनस C2 अगर मैं अप्लाई करूं, ये देखो यहां पर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूं और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये लैम्डा माइनस 2, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, फिर 1 माइनस 1 सॉरी इन दोनों को ऐड किया है 0 माइनस 1 और 13, ये एज इट इज रहेगा माइनस 1 माइनस 3 एंड 9। ठीक है भाई, बोलिए जी, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सिंपल माइनस 1 के अबाउट ओपन कर दीजिए, तो 13 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सीधा सॉल्व हो गया ये तो भाई, ये तो सीधा सॉल्व हो गया। लैम्डा माइनस 2 कॉमन आ गया, 13 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी,
तो लैम्डा प्लस 2 अंदर बचेगा, बोल भाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, एक आएगी यहां पर जीरो करने पर इक्वल टू जीरो पे 2, और यहां पर आएगी -15 और 2। देखिए भाई हमें क्या निकालना था, सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जिसके लिए ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हो। ठीक है, अभी भी नहीं। -13, अभी वॉइस अभी भी नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सही है, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई -13, तो वो आ गया आंसर, क्लियर है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टू वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर -1 एंड 0। ये सवाल है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन है। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, -1 और 0, -1, 0 और 1, 0। थर्ड वर्टेक्स हमें नहीं पता है, थर्ड वर्टेक्स हमें नहीं पता है, और हमें क्या निकालना है, बस ये पता है कि थर्ड वर्टेक्स की पोजीशन आपको पता है, बहुत बढ़िया। थर्ड वर्टेक्स की पोजीशन पता है अबव द एक्स एक्सिस। उसके बाद हमें इक्वेशन बतानी है सरकम सेंटर की। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यह बताना है, इन सवाल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज दी है वो दी है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सबके सब एक ही जगह होते हैं। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सारे पॉइंट्स एक ही जगह होते हैं। यानी कि हमारा जो सरकम सेंटर आएगा, यानी इस सर्कल का, द इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल, ये जो पॉइंट आएगा, इस सर्कल के बारे में ही तो बताना है ना भाई। तो इस सर्कल का जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, ये जो सर्कल का पॉइंट होगा उसके बारे में हमें क्या पता है, उसके बारे में हमें ये पता है कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका अगर हम सेंट्रॉइड निकाल दें तो भी यही होगा, और वो निकालना आसान है। अच्छा अच्छा, आसान है, तो भाई देखो जरा कैसे निकालेंगे। आइए जी देखते हैं कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे बताए कोई। देखिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करूं, ये है -1, 0, देखें ये है 1, 0, -1, 0, 1, 0। थर्ड वर्टेक्स इनका कहना है, थर्ड वर्टेक्स इनका कहना है एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा, यानी यहां आएगा। अब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा थर्ड वर्टेक्स आ गया, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बोलो भाई, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये जो साइड है ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। अगर ये बेटा 2 यूनिट है, ये एंगल 60 डिग्री, ये 1। अब आप ये वाली जो लेंथ है ये अगर बता दें तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। यानी अगर मैं नाम दे दूं तो P Q R, तो अगर मैं, और ये O है, तो अगर मैं PO बता दूं तो भाई इसका y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये कितना आएगा, आप बहुत सारे तरीके हैं,
इसको ये 1 डिग्री 1 हो गया, देखो भाई OQ 1 है, OQ 1 है, OR 1 है, तो आप इसमें पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बड़ी इजीली राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बताइए भाई जरा। और इसके अलावा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अगर आपने देखा हो तो 3/2a आता है, ये जो हाइट होती है ये 3/2a आती है, तो यानी कि ये √3 आ जाएगा, बिकॉज a इज द साइड ऑफ द लेंथ विच इज 2 हियर। तो बोलो भाई, क्लियर है? 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, उससे भी आ गया। अब इसका क्या निकाल दीजिए, अब इसका निकाल दीजिए भाई सरकम सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कितना होगा, देखो 0 + 1 + -1 अपॉन 3, फिर √3 + 0 + 0 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 0,1/√3। बोल भाई समझ आया? 0,1/√3। अगर 0,1/√3 देखें, अब 0,1/√3 आप देखिए, ये जो आपका ट्रायंगल है यही निकालना है ना, तो ये जो पॉइंट है आपका ये आ गया 0,√3 सॉरी 1/√3, 0,1/√3। अगर 0, अब देखो किसी भी एक पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए ये 0,√3 है, इससे ज्यादा आसान पड़ रहा था मुझे, तो अब देखो ये -1,0, ये 1,0, किसी से भी निकाल दो। तो सेंटर आपको पता है, तो सेंटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं, ये और ये वाली डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, तो √3 -1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करिए, x - 0 का होल स्क्वायर। देखिए भाई एकदम आसान है, हमें निकालना क्या था, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 वर्टेक्स दिए हुए थे, तीसरा वर्टेक्स x एक्सिस से ऊपर है, -1,0 1,0। हमने हाइट ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये एंगल 60 डिग्री है ये पता था, तो ये तीसरा वर्टेक्स आया 0,√3। फिर सर्कम सर्कल का जो सेंटर सर्कम सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड होगा, आसानी से निकाल दिया, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 से। तो सेंटर आ गया, सेंटर आ गया, सर्कल रेडियस पता है, इससे किसी भी एक वर्टेक्स की डिस्टेंस निकाल सकते थे, और उठा के इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अब ये आएगा x² + y² -2y/√3 प्लस 1/3, ये बनेगा √3 का 3 + 1/3 -2, ठीक है। 1/3 से 1/3 क्या, 3 - 2 1 बना, तो x² + y² -2y√3 और -1, ऑप्शन 1। बोलो जी क्लियर है, बोलो जी क्लियर है, ठीक है भाई। तो एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आसान सा सवाल। इस सवाल से आप लोग ये सीखें, जेई मेंस में आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके जो पॉइंट्स होते हैं, आपके जो पॉइंट्स होते हैं ये सेम होते हैं, इनमें एक रिलेशन होता है। इक्विलेटरल में सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, वहीं पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाले एंगल पर, सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। सब काफी सवाल बनते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू 32 टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू 16। बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर कई बार आप लोग, जैसे आप लोग जब पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको जब पढ़ाते हैं तो आपको स्पेशल नोट्स कंडीशंस बता देते हैं, अगर आपने वो कंडीशंस याद रखी होती हैं तो डायरेक्ट आपको कई बार बेनिफिट हो जाता है। ये सवाल उसी तरीके का है, ये सवाल उसी तरीके का है। पहले मैं तरीका बता देता हूं। इस सर्कल को अगर आप देखो तो दोनों सर्कल, सबसे पहली बात है कि कॉन्सेंट्रिक है, एक ये है और एक जो सर्कल है x² + y² इज इक्वल्स टू 16। अब इस वाले सर्कल से यानी 32 वाले सर्कल से अगर मैं ये बनाऊं, ये देखिएगा, ये और एक सर्कल है आपका ये,
ठीक है, ये आपको दिख नहीं ना, तो ये ले लेते हैं। अब इसके ऊपर आपने एक पॉइंट लिया और इससे आपने इनका कहना है कि सर्कल पे, सॉरी, यहां से आपने इसके ऊपर दोनों टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो सर्कल है इसको C1 बोल देते हैं और ये C2 बोल देते हैं। तो बड़ा वाला सर्कल यानी दिस वन योर C1 सर्कल, दिस इज योर C2 सर्कल। तो C1 सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, उससे आपने C2 सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए। एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगे, दो टेंजेंट जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, दोनों टेंजेंट जाते ही आपको उन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, अब आपको ये जो एंगल निकालना है, ये जो एंगल है, तो आप देखिए दो तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहले इसके ऊपर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मेथड क्या होता है मैं पहले 1 मिनट में जल्दी से आपको मेथड बता देता हूं। यहां पर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लीजिए, फिर सर्कल के ऊपर टेंजेंट की कंडीशन डालिए। टेंजेंट की कंडीशन यानी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, फिर वहां से आप सॉल्व करके m1 m2 का रिलेशन निकाल दीजिए। दूसरा तरीका, आप लोग एक टर्म पढ़ते होंगे डायरेक्टर सर्कल। सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल यानी कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट कितने पर हो, 90 डिग्री पे। दोनों टेंजेंट कितने पर हो, 90 डिग्री पे। तो सर्कल के केस में वो अगर एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। और ये आपको डायरेक्ट लगभग हर जगह बताया जाता है, हर कोचिंग में जो ठीक ठाक सी कोचिंग होती है, जब सर्कल पढ़ाते हैं डायरेक्टर सर्कल का जिक्र आता है, सभी के डायरेक्टर सर्कल बताए जाते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि बाकी जो तीन है उनके लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, और स्पेशली पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल होती है डायरेक्ट्रिक्स। नाम है डायरेक्टर सर्कल पर है वो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ये तो डायरेक्टर सर्कल। अब ये देखो, ये 32, ये 16, और यही होता है रिलेशन में, दोनों का रेडियस क्या होता है, एक से डबल होता है। तो सीधा सीधा ये तो डायरेक्टर सर्कल यानी ऑप्शन 3 π/2। ठीक है भाई, तो डायरेक्टर सर्कल का सवाल था। डायरेक्टर सर्कल आपको आना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना आना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल है आपका, हमारा अगला सवाल है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मीन्स फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व में क्या होता है भाई, दो कर्व हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले, दो कर्व हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले कर्व्स की कर्व्स को अगर ग्रुप बनाए तो उसको फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। तो भाई आपको ये पता होगा कि C1 प्लस लैम्डा C2 उस फैमिली की इक्वेशन होती है। ये किस फैमिली की इक्वेशन है, जो C1 और C2 ये दोनों कर्व हैं, इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे कर्व। ठीक है, तो भाई ये यही बोला है। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कई लोग इसमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, कई लोग इसको दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको C1 प्लस लैम्डा C2, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 वाली कंडीशन से। आप x और y की जगह पर 1,1 लगा दीजिए, x और y की जगह पर 1,1 लिख दीजिए, और 1 इसको सेटिस्फाई करा के लैम्डा की वैल्यू निकाले। तो 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, देखो जरा, यहां से लैम्डा की वैल्यू, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4, ये आएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10, तो ये 4 आ जाएगा। तो लैम्डा आ गया आपका 1।
लैम्डा की वैल्यू 1 वापस इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू वापस 1 रख दीजिए, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 माइनस 6 यानी कि प्लस 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6x प्लस 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस का 3x और प्लस का 1, ऑप्शन 2। ठीक है भाई, पुट करके भी चेक कर सकते थे कि 1,1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है एक से ज्यादा को सेटिस्फाई कर जाए 1,1, देखो जैसे ये फोर्थ वाले को भी कर जाएगा शायद, 1 + 1 -2 + 2, तो 1 + 1 + 2 4, 4 - 4, तो ऑप्शन 4 भी आ जाएगा, तो 1,1 से नहीं होगा सिर्फ, है ना आर्यन? ठीक है भाई। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपके जेईई मेंस के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एकदम आसान भी होता है, ये एकदम आसान भी होता है, आप इजी स्कोरिंग होता है, ठीक है, एकदम आसान है, इजी स्कोरिंग है, और इससे डेफिनेटली आप ये मान के चलिए 20% मार्क्स तक आप आराम से ला सकते हैं मैथ्स में, सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प से। और बहुत छोटा सा टॉपिक, मतलब छोटा सा नहीं, बहुत इजी टॉपिक है इन कंपैरिजन टू कैलकुलस और अलजेब्रा अगर करें तो शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इजी है। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये सर्कल है भाई, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जिसमें पैरामेट्रिक एंगल डिफर बाय π/3, पैरामेट्रिक एंगल डिफर बाय π/3। अब देखिए इस सवाल को करने के दो या बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहां पर आपके साथ सबसे इजी मेथड आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, है ना। पहले तो जो नॉर्मल मेथड है, मैं एक बार उसका बस आइडिया दे देता हूं कि नॉर्मल मेथड जो जनरली लोग यूज करते हैं वो क्या है। सर्कल अगर आप देखें कोई भी, तो उसका पैरामेट्रिक अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बेटा आपका सर्कल है, तो r cos थीटा, r sin थीटा, r cos थीटा, r sin थीटा, ये आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, है ना भाई, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। फिर अब सॉरी, इसके ऊपर अगर कहीं से 2 पॉइंट से आपके ऊपर टेंजेंट डाले जा रहे हैं, ये मान लो P पॉइंट है, ये A पॉइंट है जिस पर यहां पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये B पॉइंट है, इसका कुछ पैरामीटर थीटा, इसका पैरामीटर फाई, ठीक है। तो पहले तो t = 0 लगाकर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं दोनों के ऊपर, तो ये निकल के आती है x(x1 + y(y1) = r², ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये वाला प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे सबसे आसान वाले मेथड पर। सबसे आसान वाला मेथड क्या है, चलिए भाई देखते हैं भाई सबसे आसान मेथड क्या है। आप सर्कल बनाइए, आपको पहली बात तो ये पता होगा कि पैरामेट्रिक एंगल जब डिफर करेगा π/3 से तो बनेगा सर्कल, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 तो गलत। अब आपको ये बताना है रेडियस 2a होगी या 2a/√3, रेडियस 2a होगी या रेडियस 2a/√3। तो भाई देखो, अगर एंगल π/3 से डिफर हो रहे तो एक एंगल ले लिया मैंने सिंपलेस्ट, एक एंगल मैंने यहां पर ले लिया 0, और दूसरा ले लिया ये पॉइंट जो यहां 60 डिग्री बना रहा है, दैट इज π/3 60 डिग्री। यहां अगर इसके ऊपर मैंने टेंजेंट डाला, सपोज ये दोनों टेंजेंट यहां मीट करे, ये दोनों टेंजेंट यहां मीट करे, अब हो क्या रहा है, ये दोनों पॉइंट्स फिक्स करते हुए घूमेंगे और ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा, तो ये सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल की रेडियस बतानी है, इस सर्कल की रेडियस बतानी है। थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा है कि ये दोनों जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, तो ये इसकी रेडियस होगी, बिल्कुल रेडियस होगी। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल हाफ है तो 30 डिग्री, इसको मैं दोबारा यहां बना देता हूं, ये एंगल 30 डिग्री,
ये साइड ए, आपको ये साइड रेडियस कैपिटल आर, यही तो है। देखो भाई दूसरे सर्कल की रेडियस आर, ये दूसरे सर्कल की रेडियस है आर। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 इज इक्वल टू ए बाय आर। आर कितना आ जाएगा? 2a/√3 आ जाएगा। ऑप्शन 4 आंसर आ गया। ऑप्शन 4 आंसर आ गया। यहां पर आपको अब वो पॉइंट ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के वो पॉइंट की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजों से आप बच जाएंगे। आपको वो सारी की सारी चीजें जो कुछ भी हैं वो सब नहीं करनी है। वो सब नहीं करनी है, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ px स्क्वायर प्लस दिस इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल को। अनदर इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई। देखें सभी लोग, जब भी 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो दो कंडीशन होती हैं। एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बस। तो देखो भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 करो तो q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल करो तो p इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3, 2, 3 and 2, p and q। ठीक है भाई, एकदम आसान सवाल था, हलवा लेवल का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 3,4 एंड टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कई बच्चे इस टाइप के सवालों में भी पूरा मेथड लगाते हैं। भाई देखें, हमें यह सीखना है कि हमें एग्जाम में बैठ के पूरा, ये नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को लगे हैं सॉल्व करने, पूरे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बना लिया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप अपने दिमाग से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस को डायग्राम बना के कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। 3,4 रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग द सर्कल दिस, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सेंटर ओरिजिन हो गया, रेडियस हो गया 2,0, सॉरी रेडियस हो गया 2 यूनिट। अब इनका कहना है भाई सर्कल 3,4 पर एक सेंटर हो, 3,4 सेंटर है, ठीक है भाई। 3,4 यहां कहीं ले लिया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। ये 3,4 पे जो सर्कल का सेंटर जो बन रहा है, एक ऐसा सर्कल जो इसको टच कर रहा है, उसकी रेडियस बता दीजिए। तो भाई देखो, अगर इसको मैं इससे ज्वाइन करूं, अब जो भी सर्कल होगा वो इसे या तो इंटरनली टच करेगा, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी, एक मिनट, अगर 3,4 ये है तो ये एक सर्कल ये पॉसिबल है, और एक सर्कल ऐसा पॉसिबल है, यानी कि इंटरनल टचिंग और एक्सटर्नल टचिंग दोनों पॉसिबल है, ठीक है भाई। इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर इंटरनल होगा तो ये जो डिस्टेंस इसके सेंटर से है, ये इसका रेडियस प्लस ये रेडियस, और ये रेडियस 2 है। 3,4 से 0 की डिस्टेंस होती है 5, ये पूरी डिस्टेंस है 5, तो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू 3, एक पॉसिबिलिटी। और अगर एक्सटर्नल की जगह इंटरनल टचिंग हो जाएगी तो देखो भाई, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी आर, तो कैपिटल उस कंडीशन में हम आर डैश ले लेते हैं, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश कितना हो जाएगा 5 + 2 7, तो 3 and 7 आर 2 पॉसिबिलिटीज। देखो भाई कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है, 3। ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, 3, ठीक है। अगर वो आपसे कई बच्चे क्या करते हैं, इंटरनल वाला निकाल देते हैं। अगर सवाल अच्छा बनाना होगा तो वो एक तरीका ये कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, तो आपको इंटरनल टचिंग और एक्सटर्नल दोनों कंडीशंस को चेक करना होगा, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ चलें।
अगले सवाल की तरफ आइए। ए स्टिक ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर एंड अ वॉल ऑफ ए रूम। इफ द स्टिक बिगिन टू स्लाइड ऑफ द फ्लोर देन द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। देन द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखें भाई, ये आपका स्टिक हो गया, ये फ्लोर, ये वॉल है, ये फ्लोर, सॉरी ठीक है, ये हो गया, ये आपकी स्टिक हो गई, ये मिड पॉइंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लो 0, ये हो गया a,0। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें, अगर इसको ओरिजिन मान लें, दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो लेंथ a² + b² बाय पाइथागोरस l² = a²। अगर ए बी इसका निकाले तो a² + b²। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a/2, b/2, a/2, b/2। इसी का लोकस निकालना है, तो h = a/2 और k = b/2। बोल भाई, h = a/2 और k = b/2। अच्छा, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में भाई। l की वैल्यू, लेंथ ऑफ ये दिया हुआ है 10, तो 10², लेंथ इज 10 ना, 10²। h की वैल्यू कितनी, सॉरी a की जगह पर कितना हो जाएगा, 2h, ये 2k, तो 100/4 और h की जगह पर x रिप्लेस कर देते हैं, y की k की जगह पर y, तो x² + y² = 25। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इस टाइप के सवाल बेटा जेईई मेंस में कई बार आते हैं। इसमें घुमा के कई बार ये बोल देते हैं कि भाई इस ट्रायंगल का, इसको थोड़ा सा टफ करना होता है, तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर बताइए। तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, है ना। कई बार पूछ रहे थे भाई इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताइए, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका सेंट्रॉइड बताइए। तो यहां पर a/3 b/3 हो जाएगा, तो 100/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड सर्कल दिस। ये बढ़िया सवाल है, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है भाई, देखो कॉमन टेंजेंट्स है, दो सर्कल हैं, तो सबसे पहले तो सर्कल की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले भाई दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना, फिर दोनों सर्कल की रेडियस निकाल लीजिए। तो देखो भाई, इसका सेंटर है -3,2, -3,2, और इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 2, -1। तो -3,2 और 2, -1, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल दीजिए जरा जल्दी से। कितनी आएगी, -3 - -2 5 का स्क्वायर, और 2 + 1 3, रेडियस ऑफ फर्स्ट 7, और ये रेडियस 2। ठीक है, देख लो भाई, C1 C2 क्या है, दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस। अब ये बताने के लिए क्यों निकाला भाई, इससे हम देखें, ये इसलिए जरूरी है, देख ले भाई, अगर दोनों सर्कल भाई, दोनों सर्कल अगर अलग अलग हैं तो तो फिर आपके लिए जो है 4 टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स होंगे। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो देखो भाई 3 होंगे। ठीक है, इंटरनल टचिंग है, अगर इंटरनल टचिंग है तो 1 होगा, है ना। अगर प्रॉपर एक दूसरे के इनसाइड है तो 1 भी नहीं होगा। तो बेसिकली आपको लोकेशन पता करनी है, और लोकेशन पता करने के लिए
लोकेशन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच में, उसको रेडियस से कंपेयर करना है। तो बेसिकली जब भी आपके पास कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए सर्कल में सवाल आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है। एक है C1 C2 यानी कि दोनों सर्कल के बीच में, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस, दूसरा है R1 R2। तो जल्दी बताएं भाई इसका आंसर क्या है ना, जल्दी बताइए। इसका -3,2 था, इसका 2,2,-1 था। तो अभी अपन ने निकाला था ना 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 और 9 और ये आ गया था आपका 7 और ये कितना था 2। अब क्या करेंगे, जल्दी बताइए भाई जल्दी। आप लोग चेक करेंगे C1 C2 की कंडीशन, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। इसका आप कमेंट मुझे नीचे बताएंगे, D1 D2 से कंपेयर करके कैसे करते हैं, ये आप लोग होमवर्क में मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, फंडा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं भी तो देखूं आप लोग कितनी मेहनत खुद से करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फंडा मैंने आपको बता दिया उसमें। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन ये रहा आपके पास। हाँ भाई, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द circle from this point 1,8 to this circle, touch it the circle at A, B, the equation of the circumcircle of the triangle PAB। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। देखें भाई, ये सवाल में ये बोला है कि ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है 1,8 बाहर कहीं, इस सर्कल के ऊपर यहां से आपने ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया। एक टेंजेंट इसे टेंजेंसी के कंडीशन है ए, एक ये बी। अब अगर मैं PAB एक ट्रायंगल बोलूं, मैं अगर PAB को एक ट्रायंगल बोलूं, तो इस ट्रायंगल का मुझे क्या बताना है, सरकम सर्कल बताना है। ठीक है, तो अगर आपने इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल निकालने के लिए, कई लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इस क्वेश्चन को कई लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वो क्या करते हैं, पहले यहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, यहां से दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालेंगे, फिर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, फिर उसमें सरकम सर्कल की कंडीशन लगाएंगे और फिर पेपर में रोते हुए आ जाएंगे, अगले दिन रोते हुए आ जाएंगे, सर पेपर बहुत लेंथी था, पेपर बहुत लेंथी था। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इतना भयानक काम करना ही नहीं है आपको। आप इसको जरा गौर से देखें, आप इसमें सेंटर से इस लाइन को जोड़ दें, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको सेंटर से जोड़ा तो PAOB, ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जैसे ही ये क्वाड्रिलेटरल बना, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है। तो भाई बचा हुआ इन दोनों का भी सम 180 होगा। तो देखो PAOB इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, मतलब यहां से जो भी पॉइंट PAB से जो भी सर्कल पास होगा वो O से जरूर होगा। अच्छा, O से जरूर होगा। अब अगर आप लोग दूसरा दिमाग ये लगाओ, कि सर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी कि एक ऐसा सर्कल जा रहा है। तो भाई OP क्या है, OP इज डायामीटर। OP इज डायामीटर। सवाल समाप्त हो गया। देखो भाई 1,8, इसका सेंटर कितना है 3,2, 1,8 3,2, डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स, डायमेट्रिकल एंड्स जो दिए रहते हैं उसकी हेल्प से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है डायरेक्ट, x - x1
प्लस वाई एक्स माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। x माइनस x1 और देखो ये फॉर्म उसी में दिया हुआ है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली x माइनस 1 x माइनस 3 y माइनस 8 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर कितना आएगा बोलो भाई, माइनस का 4x और यहां माइनस का 10y, माइनस का 4x माइनस का 10y एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 2। तो इस सवाल को कई लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई जगह मैं सॉल्यूशन भी देखता हूं, वो पूरा इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं कि ए बी की पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे, फिर ए बी के पॉइंट निकालेंगे, फिर ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है। और ये एक बात मैं और बता दूं, ये जो PAOB जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये बहुत काम का है। इसकी हेल्प से आप इस डायग्राम की हेल्प से PA और PB के अलावा लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन द टेंजेंट भी यहीं से निकालते हैं। पहले ये एंगल ले लीजिए थीटा, फिर ये भी थीटा होगा तो 2 थीटा का फॉर्मूला, और थीटा कैसे निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी r बाय l, tan थीटा इज इक्वल्स टू r बाय l, tan 2 थीटा 2rl अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये बड़ा काम का है। तो खैर ये आसानी से हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है इक्वेशन सर्कल ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2 एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2। तो भैया ये 0, 2 अब इसको टच कर रहा है। मान लो ये सर्कल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक ये, और इसके अलावा इनका कहना है पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0। अब -1, 0 यानी यहां कहीं आएगा, तो यानी कि जो सर्कल है ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है जी, कुछ ऐसा बन रहा है। अब आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है या वाई एक्सिस को टच करता है तो एक कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होता है। और वो कौन सा होता है, देखो भाई, अगर वाई एक्सिस वाला ही पकड़ लें तो अगर ये इसका सेंटर है तो देखो ये डिस्टेंस r है, और सेंटर की अगर रेडियस, भाई ये रेडियस हो गई ना, रेडियस r, और सेंटर की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी r, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट r हो जाएगा इसका। तो इसका जो भी होगा वो r, अल्फा, इस टाइप का इसका सेंटर होगा, r, अल्फा। यहां पर देखो भाई, आपको r, अल्फा यानी इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस आर स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। बेसिकली देखा जाए तो दो वेरिएबल है, r और अल्फा। सिमिलरली आपको यहां पर दो साथ साथ दिख रहा है भाई, दो कंडीशन दी हुई, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दोनों को सेटिस्फाई कराओगे, r और अल्फा की वैल्यू निकालोगे, r और अल्फा की वैल्यू निकालोगे। अब इतना सब तो सर करने का मन नहीं है, तो फिर कैसे करें भाई, सर्कल पासिंग थ्रू, अब कैसे करें भाई बताइए जरा। चैप्टर वाइज नोट्स नहीं है, चैप्टर वाइज नोट्स तो नहीं है, मिल जाएंगे अभी आपको, आप एप्लीकेशन पे आइए वहां मिल जाएंगे आपको कुछ, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ये चैप्टर वाइज ही है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। कल जो डिस्कस करेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो आप लोग पर डे अपने वो जो चैप्टर्स हैं जिनका टेस्ट डिस्कस होने वाला है, वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज। आप वहां जाकर पहले अपना रिवाइज कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, फिर शाम को यहां पर आकर आप उसका डिस्कशन देख लीजिए, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और धीरे धीरे 3-3, 4-4 चैप्टर करके एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसमें कर लेंगे भाई। आर और अल्फा निकालना है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उठा के पास करा देना, आंसर आ जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, 0, 2 है, -1, 0 से पास हो रहा है, आराम से कंडीशंस लगा दीजिए, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है और आ जाएगा।
हाँ एच कॉमा के लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो उससे देखो ये ज्यादा आसान पड़ेगा, ये ज्यादा आसान पड़ रहा है ना भाई। ये आपको पता चल गया, ये वाला जो पॉइंट है यानी कि 2,0, अगर जैसे मैं यहां से बात करूं तो ये डिस्टेंस 2 हो गई, तो इसका जो सेंटर आएगा उस पर उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, मैं चाहता था कि आप लोग खुद से बताएं। ठीक है भाई आर्यन, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एकदम 2 कौड़ी का सवाल, अगला सवाल, आइए जी अगला सवाल देखते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड बाय द लाइंस x प्लस वाई और मॉड के साथ, इसमें आपको मॉड का फंडा क्लियर होना चाहिए। तो मॉड x क्या होता है? x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेसर देन 0। तो अगर मैं 4 क्वाड्रेंट बनाऊं तो चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी इक्वेशन बनेगी, यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्योंकि दोनों पॉजिटिव, यहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव, और यहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव। चारों क्वाड्रेंट में देख लो भाई, चारों क्वाड्रेंट में देख लो। अब जैसे ही आपने ये देखा, अब आप इनकी इक्वेशन देखते ही आप इसका क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करो। तो ये एक इक्वेशन x प्लस वाई, तो ये 1 यानी कि 0,1 और ये 1,0। फिर ये, तो ये देखो ये 0,-1 और इसको यहां कर दो, ये आ जाएगा -1,0। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ये √2 डिस्टेंस हो गई, स्क्वायर बन रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, एकदम आसान। अब इसमें गलती से भी आप डिटरमिनेंट मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें आप गलती से भी डिटरमिनेंट मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, इस टाइप के सवाल कभी कभी जेई पूछ लेता है जिसमें एक से ज्यादा, इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसमें एक से ज्यादा बेटा जो कहना चाहिए कि आपको स्टेटमेंट होते हैं और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करने होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको चेक करने होते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल क्या, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। बिल्कुल सही बात है, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, तो ये जो बन गया 1/2 से मल्टीप्लाई करके मॉड ले लूं, तो ये बन गया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 0, तो यानी स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है। अगर स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है तो देखो थोड़ा सा और नीचे आ जाए, स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है क्योंकि ये उसी का वाइस वर्सा है, ये उसी का वाइस वर्सा है। अगर तीनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं, अगर तीनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं, कंडीशन x1 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो कोलिनियर होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। इफ द लाइंस दिस आर कॉन्करेंट देन वैल्यू ऑफ दिस 0, ये ऑलरेडी आपने यूज किया था, अभी लैम्डा की वैल्यू निकाली थी जब, ये आपने ऑलरेडी यूज किया था। तो बेसिकली ये भी ट्रू, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लास्ट 17th क्वेश्चन है हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू p, ax प्लस 2y इज इक्वल टू q एंड ax प्लस y इज इक्वल टू r, फॉर्म है राइट एंगल ट्राइंगल। ये तीनों जो है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। अच्छा, तो आपको इसमें से ये पॉसिबिलिटी बतानी है, आपको यहां पर पॉसिबिलिटी बतानी है। किस चीज की पॉसिबिलिटी बतानी है भाई, कि भाई ए की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ऐसी होंगी, ए की कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होंगी
जब जब आप ये कह सकते हैं कि भैया ये तीनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो सबसे आसान काम, तीनों की आप क्या निकाल दीजिए, स्लोप निकाल दीजिए, तीनों की स्लोप। और आपको ये पता है अगर दो लाइन जो है, अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है और ये परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 कितना होता है, m1 m2 कितना होता है, -1। बोलिए जी, अगर m1 m2 -1 और m1 m2 -1 लगाएंगे तो एक बार इन दोनों के साथ पॉसिबिलिटी, फिर इन दोनों के साथ, और एक बार इन तीनों। ठीक है भाई, एक ही पॉसिबल वैल्यूज निकल के आएंगे, एक ही पॉसिबल वैल्यूज यहां पर आप चेक करेंगे चारों क्वाड्रेटिक में कौन से में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और जिसमें भी सेटिस्फाई हो रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। बोल भाई समझ आया? ठीक है, पक्का समझ आया? अब इसमें क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं। अब देखो मजे की बात यह है कि इसके अलावा अगर आप गलती से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए चले गए तो आप इसमें P, Q और R ये तीन वेरिएबल लेके और ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये तीनों वेरिएबल लेके आप और ज्यादा परेशान हो जाओगे, और आपको ये करना नहीं है। ये स्लोप से सवाल होगा और इस बात को लिए क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया है, और इसीलिए यहां पर आपको तीन अलग वेरिएबल दे दिए। अगर बच्चे ने गलती से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर m1 m2 फिर निकाला, कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाला, तबाही आ जाएगी। और आपको यह पता होना चाहिए कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप कितनी होती है भाई, माइनस ऑफ a बाय b, है ना। तो भाई पहले वाले की स्लोप निकाल लेंगे, दूसरे वाले की स्लोप, तीसरे की स्लोप, उठा के तीनों स्लोप में आप प्रोडक्ट -1, पहले इन दोनों का -1 इन दोनों का -1 कर लेंगे सॉल्व। एकदम इजी है, फर्जी लेवल का सवाल है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। भाई एक चीज और देखिए, हर क्वेश्चन आपको जो डिजाइन किया जा रहा है टेस्ट सीरीज में, हर क्वेश्चन डिजाइन किया जा रहा है वो कुछ ना कुछ सोच के बनाया जा रहा है। और इस सवाल को बनाते टाइम ये दिमाग में रखा गया कि कई बार बच्चा क्या करता है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वो ये नहीं देखता कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप करेक्ट नहीं, इसमें आपको क्या लगाना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। यू हैव टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप उस टेंशन से बचें। तो आपको भाई देखते हैं क्या है, हमें यहां पर देखो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, बहुत बढ़िया। इससे पहले हमने कॉमन टेंजेंट कितने होंगे वो देखा था, एक सवाल कितने होंगे जो मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ा है, C1 C2 R1 R2 निकालने के बाद। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दोनों को देखकर एक चीज बड़े आसानी से कोई भी बता सकता है कि सर दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं। क्यों? क्योंकि सर दोनों सर्कल जो हैं ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं। बोल भाई, दोनों सर्कल ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और अगर पहले वाले सर्कल में देखूं तो भाई ये इसका जो सेंटर है ये है 3,0, इसका सेंटर है -1,0। तो देख लीजिए सेंटर 3,0, ये हो गया -1,0, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अच्छा, अब दोनों की रेडियस बताइए। सर ये कैसी बात, दोनों की रेडियस बताइए जल्दी, 2 कड़ी का सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान है। सर ये 0,0 से पास हो रहा है, सेंटर आपको पता है, तो भैया उससे जो दूरी होगी वही तो उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, एक वाले की रेडियस ये कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 3 और 1, 3 और 1, तो यानी कि एक सर्कल हो गया आपका ये कुछ ऐसा, और एक सर्कल हो गया ये। तो यानी एक जो टेंजेंट आएगा वो ये, एक टेंजेंट आएगा आपका कुछ ये, और एक एक्सटर्नल टचिंग की सिचुएशन है, 3 टेंजेंट आएंगे, 3 टेंजेंट आएंगे। ठीक है, मैंने ये आपको देखो यहां पर बता भी रखा है शायद,
ये देखो सेम सेम बताया था ये। अच्छा फिर गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं। एक हमारा था यहां और एक बड़ा वाला था यहां। अब देखो इनमें से क्या नहीं पॉसिबल है। x की वैल्यू 1, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। क्यों? x इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पॉसिबल है। x इज इक्वल टू 1 जो लाइन आएगी, x इज इक्वल टू जो 1 लाइन आएगी वो यहां कहीं आएगी, यही आएगी ना। और ये कैसे टेंजेंट हो सकती है? ये तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो डायरेक्ट आपने बता दिया कि x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। दिमाग जिंदा रखना है। एग्जाम के अंदर आप जब बैठे हैं आपका दिमाग काम करते रहना चाहिए। अगर दिमाग आपका सही चल रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कूल एंड काम एकदम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 8x प्लस 6y। एकदम आसान सवाल। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 15/2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर ये दोनों पैरेलल लाइन थी, हमें दिख रही थी, और a1 a2 ax प्लस by हमें बराबर बनाना था। बिल्कुल, अब तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 11 माइनस 15/2, 11 माइनस 15/2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 11 माइनस 7.5 यानी कि 3.5, तो 3.5 यानी डिवाइडेड बाय 5 यानी 35/50। देख लो भाई, 35/50 यानी 7/10। एकदम आसान, एकदम आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। The equation of the base of equilateral of an equilateral triangle ABC is x plus y is equals to 2 and the vertex is 2, minus 1. Find the area of the triangle ABC. बहुत बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है। Equation of the base of an equilateral triangle is x plus y is equals to 2 and vertex is 2, minus 1. Then we have to find the area of this triangle ABC. कैसे करें बताइए जी। सबसे पहले तो आप ये देखो, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, तो 2 - 1 यहां कहीं आएगा। ये बेस है, ये बेस है, ये वर्टेक्स है। अब इसमें देखो जरा, इसमें ना कई कैसे करेंगे। तो इसमें आज मैंने एक क्वेश्चन आपको जब किया था √3 वाला, याद है? दो ट्रायंगल, एक बेस दिया, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। क्वेश्चन पीछे जाके देखिएगा वीडियो में, क्वेश्चन किया था आज ही हमने। उसमें -1, 0, 1, 0 दो वर्टेक्स दिए हुए थे, तीसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर था। उस ट्रायंगल का हमको सर्कल निकालना था। तो वहां मैंने एक चीज यूज की थी कि हाइट ऑफ अ राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 टाइम्स ऑफ ए होती है। यहां पर भी वही यूज कर लीजिए बस। ये जो डिस्टेंस है भाई, क्योंकि ये बेस है तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 है। यहां से क्या पता चल गया? ए। यहां से क्या पता चल गया? ए। और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एकदम आसान है। तो आप इसको अब 2, -1 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 - 1 -2 अपॉन √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये, इसको ये कितनी आई है? 2 - 2 1/√2,
तो यहां से a आ जाएगा आपका, यहां से a आ जाएगा √2/3 और a की वैल्यू यहां पर आप रख दीजिए, तो √3/4 a² यानी कि 2/3। तो देख लो जो भी, √3/6। अब आप अपने हिसाब से कर लें, एकदम आसान है, एकदम आसान, कोई डाउट नहीं। अब इस टाइप के सवाल में बच्चे बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। इस टाइप के सवाल में जो ये वाला पार्ट है ना कि सर इसकी जो हाइट है ये यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बच्चों को दिमाग में नहीं रहता। तो कई बार बच्चे जो है इसका परपेंडिकुलर ये पॉइंट निकालने के बाद बैठे रहते हैं। कईयों को दिमाग में आता है कि सर ये 60 डिग्री एंगल होगा तो यहां से 60 डिग्री की लाइन पर 2 लाइन बनाए, बहुत उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, है ना। पर शॉर्टेस्ट मेथड ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा 20 ही क्वेश्चन है, ओके। चलिए, तो इस पेपर में 20 ही क्वेश्चन थे, 20 सवालों का ये डिस्कशन खत्म समाप्त हुआ और हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फेज 1 यानी पॉइंट स्ट्रेट लाइन सर्कल समाप्त हुआ। और भी इससे जुड़े हुए ये जितने कॉन्सेप्ट्स हमने यहां पर पकड़े हैं, ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे जेईई मेंस में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें, इनके कॉन्सेप्ट्स देखें और इसके आए हुए क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करें और अपने जेईई मेंस की तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं कल 10:30 बजे, 10:15 बजे, ठीक है। पेपर 2 डिस्कस करेंगे यानी पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स, वो वाला टेस्ट पेपर आप लोग लगाकर बैठे। आज जो वेक्टर का पेपर अपलोड होना था वो 1 से 2 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। आप लोग प्लीज आप अपनी टेस्ट सीरीज को सीरियसली लें और उसका फायदा उठाएं, ठीक है। बाकी ऐप डाउनलोड करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मैथ्स में किसी भी टॉपिक में, आप वहां अपना कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, वहां अपना जो भी आपका मैसेज है कि सर मेरा ये टॉपिक कमजोर है या कैसे ज्वाइन करना है, जो भी आपकी क्वेरी है वो वहां आप ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम गणितम की टीम और तुषार सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। बाकी लोग तुषार सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, टाटा।